मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार करते हुए मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर अभिवादन करता हूं। मित्रों, वो दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा था। वो बेहद आलीशान जिंदगी जीता था। वो दुनिया की सबसे महंगी शराब पीता था और अपने मेहमानों को भी वही पिलाता था। मित्रों, उसके चारों तरफ खूबसूरत लड़कियों की भीड़ हमेशा दिखती थी। दोस्तों, उसके पास दुनिया भर की सबसे महंगी कारों में 170 कार का काफिला था। मित्रों, 2008 में वो 7,000 करोड़ रुपए का मालिक था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। पिछले 7 वर्षों से हिंदुस्तान की सरकार उसे हिंदुस्तान लाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वो आज भी रईसों की तरह इंग्लैंड में रहता है और इंग्लैंड के कोर्ट में सिगार पीता हुआ आता है। भारत सरकार के वकील के सामने सीना तान कर खड़ा होता है, दलीलें होती है और वापस वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में वो जिस महल में अपने बेटे और अपनी मां के साथ रहता है वहां चला जाता है। मैं बात कर रहा हूं मित्रों विजय माल्या के बारे में। ये नाम बखूबी जानते होंगे आप लोग। एक ऐसा रईस, एक ऐसा अय्याश जिसने रईसी की सीमाएं पार कर दी, जिसकी अय्यासियों के किस्से आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली चबा लेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ इस छोटी सी वीडियो में। आज बताऊंगा आपको विजय माल्या, इस भगोड़े, इस ठग नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये ठग, इसकी कहानी, ये कैसे इतना अमीर हुआ, ये कैसे इतना कर्ज लिया, इसने कैसे इन कर्ज को चुकाने में मूर्ख बनाया हिंदुस्तान की सरकारों को, और ये आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर कैसे भागा। इन सब बातों पर नजर डालेंगे अपनी छोटी सी वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी इल्तजा वही करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कर देना मित्रों, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। दोस्तों, 1955 की 18 दिसंबर को विठल माल्या और ललिता माल्या के घर पैदा हुआ था विजय माल्या। इसको रईसी खानदानी मिली थी, इसको बपौती में रईसी मिली थी मित्रों। यूबी ग्रुप, आप सबों ने नाम सुना होगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, जो कि हिंदुस्तान में शराब बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका मालिक था इनका पिता विठल माल्या। 1983 ईस्वी में विठल माल्या की मौत के बाद विजय माल्या को यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। मात्र 27 वर्ष की उम्र में ये यूबी ग्रुप का चेयरमैन बन गया था। मित्रों, अपने पिता की दी गई विरासत को बखूबी संभाला विजय माल्या ने, और इसने अपने पिता की कंपनी का टर्नओवर अगले 10-15 सालों में 3 गुना कर दिया। 1997 आते आते यूबी ग्रुप ने लीकर व्यवसाय से हटकर भी न्यूज इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह जो बनाते हैं फर्टिलाइजर, उसके क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया और अच्छी आमदनी कर रहे थे। इनकी कंपनी का यूबी ग्रुप का सबसे सक्सेसफुल ब्रांड जो था मित्रों, वो एक बियर था जिसको आप सबों ने, जो शौकीन होंगे, चखा होगा। किंगफिशर सबों को याद होगा। ये दुनिया के 60 देशों में सप्लाई की जाती थी और इसी ब्रांड के चलते ये इतना धनी बना। मित्रों, 2008 में बताया जाता है कि 7,000 करोड़ रुपए के मालिक के साथ, के मालिकाना संपत्ति के साथ ये हिंदुस्तान का 91 नंबर का रईस बना था। 91 नंबर पर था ये पूरे हिंदुस्तान में। खैर, लेकिन इसकी रईसी इसे ले डूबी। अब बताता हूं कि कैसे कैसे इसके जीवन में उतार चढ़ाव आते गए मित्रों। 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के लिए इसने एयरलाइन सेक्टर में कदम रखा। अपने बेटे को इसने एक कंपनी गिफ्ट में दी जन्मदिन पर, और दुनिया भर में लोगों को चौंकाया इसने। अपने बियर का ब्रांड जो था किंगफिशर, उसी नाम से इसने हवाई जहाज की कंपनी बना दी, किंगफिशर एयरलाइंस, और इसमें ग्राहकों को बहुत आकर्षक सेवाएं मिलेंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हवाई जहाज में उड़ने का। बहुत मॉडर्न ड्रेस में एयर होस्टेस होंगी और पला पला बला बला जो जो होता है
करके पब्लिसिटी करके इसने ये एयरलाइंस कंपनी बना दी, जिसमें ये खुद डायरेक्टर रहा, अपने बेटे को सीईओ वगैरह कुछ बनाया और पेरिस के इंटरनेशनल एयर शो से इसने 70 हवाई जहाज एक साथ लॉन्च करने का अनाउंस किया था। ये बहुत बड़ा रईस था मित्रों, और इसकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक भी थी। 2002 में आपको बताता हूं मित्रों कि जेडीएस और कांग्रेस के सहयोग से ये पहली बार राज्यसभा में आया। मित्रों, कांग्रेस और देवगौड़ा की पार्टी ने मिलकर इसको राज्यसभा में लाया। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसे सिर्फ कांग्रेस का ही समर्थन था। ये भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेताओं के करीब था। मित्रों, अगली बार ये 2010 में जब राज्यसभा सांसद बना तो इसे देवगौड़ा की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला था और उससे ये राज्यसभा में आया था। खैर, ये और बात हो गई। अब बताते हैं कि इसको लोन की शुरुआत कैसे हुई थी। मित्रों, सबसे पहले इसको लोन मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 में दिया गया और ये लोन इसने ये एयरलाइंस कंपनी अपने कंपनी के प्रॉफिट के पैसे से नहीं बनाई थी। ये किंगफिशर एयरलाइंस खोलने के लिए इसने भारत सरकार से लोन ले लिया। करीब 16 बैंकों से इसने एक साथ लोन लिया और इसने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाई और इसके कंपनी का टर्नओवर भी इतना था कि कोई भी बैंक इसको लोन देने में थोड़ा भी नहीं हिचकी। खैर, ये लोन अगले 2-3 सालों में 4 सालों में सूद समेत बढ़ने लगा और चूंकि दुनिया में मंदी आ रही थी, मनमोहन सरकार के समय में 2008 के बाद बहुत भयंकर मंदी आई थी। उस वक्त इसकी कंपनी की आमदनी घटने लगी एयरलाइंस की। एयरलाइंस के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे वो सड़क पर धरना प्रदर्शन करने लगे। मनमोहन सिंह की सरकार गंभीर हुई, उनके सरकार की बदनामी हो रही थी। एक कांग्रेस का एमपी था ये राज्यसभा का और इसकी कंपनी के एम्प्लॉय सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। मित्रों, उनको वेतन देने के लिए भी किंगफिशर के पास पैसे नहीं थे। उस वक्त भी ये उतनी ही रईसी के साथ जिंदगी जी रहा था। इसको मैं इसलिए बिंदास कहता हूं कि ये खूब पीता था, खूब पिलाता था और किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेता था। इसके ऊपर 2008 में करीब 7,000 करोड़ रुपया का लोन हो चुका था। फिर भी ये अपने जन्मदिन की जो इसने पार्टी मनाई थी, मित्रों आपको बता देता हूं, आप सुन लो, जान लो कैसे पार्टी हुई थी। इसके 3 हवाई जहाज लगातार इंडिया से अलग अलग देशों में टैक्सी की तरह आ जा रहे थे, जिसमें 500 मेहमानों को लाया गया, ले जाया गया और उन सभी मेहमानों को 5 दिनों तक जो माल्या विला था गोवा में उसमें रखा गया। उसमें तमाम अय्यासियों के साधन के व्यवस्था किए गए थे और उठो, पियो, सोओ, गिरो, नाचो, गाओ, ऐश करो, मौज करो, इस तरह की पार्टियां करने के लिए ये प्रसिद्ध था। मित्रों, ये 50 वर्ष का जब हुआ था 2005 में, उस वक्त इसने पार्टी की थी और उस वक्त ये अच्छे खासे कर्जे में था। ये उतने पर ही नहीं रुका मित्रों, जब इसके ऊपर 9,000 करोड़ रुपया का कर्जा हो गया और इसके ऊपर सीबीआई ने मुकदमा दायर कर दिया था और ये 2015 में इसने फिर जन्मदिन मनाया गोवा में अपने विला में और उसी तरीके से फिर इसकी तस्वीरें वायरल हुई। इसने स्पेन के कई मशहूर सिंगर्स को बुलाया था पार्टी में और 5 दिनों तक विदेशी मेहमानों के साथ अपने विला में ये बेहोश रहा, दारू पीता रहा, पिलाता रहा। महंगी महंगी ब्रांड की दारू, शैंपेन का दौर चलता था। लड़कियां, अभिनेत्रियां, मॉडल्स जो इनके कैलेंडर पर आने के लिए बेचैन रहती थी, उन सबों का खूब दौर चला। और उस वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहा था कि इस 9,000 करोड़ रुपए कर्ज में डूबे इस इंसान की इस तरह की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान की गरीब जनता का मजाक उड़ा रहा है। ये इतनी भद्दी तस्वीरें थी। इसके ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, एनपीए हो चुका था। ये हो गया था कि ये कर्ज देने लायक नहीं है, कैसे इससे कर्ज लिया जाए, वापस असूल किया जाए। लेकिन मित्रों, बात यहीं तक नहीं रुकी। ये करीब करीब जितने भी कर्जे इसने लिए, ये मनमोहन सरकार में लिए। मनमोहन सरकार इसकी कंपनी उबर जाए घाटे से, इसके लिए बहुत सारी सहूलियत दी। इसके लोन को रीस्ट्रक्चर करने का ऑर्डर किया मनमोहन सिंह ने, फिर भी इसकी कंपनी नहीं उठ पाई। चूंकि अय्यासियां
अपरंपार करता था, ये बेहिसाब करता था, ये आईपीएल का मैच देखने बैठता था मित्रों। आप सबों को याद होगा कि मैदान में वीवीआईपी लॉबी में एक हाथ में मोटा सिगार और एक हाथ में विस्की का ग्लास सिप ले लेकर ये मैच देखता था, और इसके अगल बगल बॉलीवुड की एक्ट्रेस और खूबसूरत मॉडल्स का मेला इसको देखकर अनायास ही मुंह से निकलता था, वाह क्या जिंदगी जी रहा है ये शख्स। लेकिन मित्रों, इसका कितना बुरा हश्र हुआ ये आपको अब बताने जा रहा हूँ इस रईसियों का। मित्रों, इसने 2009 में फिर से आईडीबीआई बैंक को धोखा देने की कोशिश की, और जब इसे लोन नहीं मिला, जब लगा कि लोन नहीं मिलेगा, तो इसने बैंक के अधिकारियों को 16 करोड़ रुपए रिश्वत दिया और 880 करोड़ रुपए फिर लोन ले लिया 2010 में। सोच के देखो आप, ये 2010 की घटना बता रहा हूँ जब इसके करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन एनपीए में जा चुका था। फिर कैसे इसको लोन मिलता है, वो भी 880 करोड़, जिसको ये अपनी कंपनी को उभारने के नाम पर लेता है और अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दिखाता है कि हमारी प्रॉपर्टी गोवा में है, बॉम्बे में है, यहाँ है, वहाँ है। बैंक बिना किसी जांच के इसको लोन दे देती है 880 करोड़, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सेल कंपनियों के द्वारा यूरोपियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ये टोटल पैसा। और ये यूरोप में जाकर ये अय्यास विजय माल्या फार्मूला 1 रेस ऑर्गेनाइज करता है, वहाँ भी इसने पैसे फूंक डाले। और उसके बाद तो भाई यहाँ जो इसने प्रॉपर्टी दी थी उसकी नीलामी करवाने के लिए जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है भारत सरकार की, उसने कई बार नीलामी की, घोषणा की, जितना रिजर्व प्राइस रखा उतने पर नहीं हुआ, फिर घोषणा हुआ, 5 बार रिजर्व प्राइस घटाना पड़ा, फिर भी इसकी प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टी है जो कोई खरीदने को तैयार नहीं। एक दो प्रॉपर्टी 25-50 करोड़ में बिकी है, लेकिन इसके ऊपर जो कर्ज है मित्रों वो करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। ये अभी लंदन में है। हालांकि 2020 में लंदन की कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसका प्रत्यर्पण भारत किया जाएगा, लेकिन ये इतना शातिर है कि ये लंदन सरकार में ही ब्रिटिश सरकार से ये अपने केस लड़ने का पैसा लेता है। ये बोलता है कि भारत सरकार ने मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली है, मुझे भी न्याय पाने का राइट ऑफ जस्टिस है मेरा भी सर, मुझे न्याय चाहिए, इसके लिए आप मुझे पैसे दो। तो ब्रिटिश सरकार इसको मांगे मांगे वकील करके दे रही है और ये प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है। बहुत जल्द भारत सरकार इसको लेकर आएगी। ये विजय माल्या वहाँ दलील देता है कि भारत की जेल बड़ी गंदी है, मैं बीमार हो जाऊँगा लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मोदी सरकार अभी तक लाने में सफल नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विजय माल्या को बहुत जल्दी लाया जाएगा हिंदुस्तान, उसके कर्मों की सजा दी जाएगी। सभी बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर जो वो भाग गया और जो पैसे उसने उड़ा दिए अपनी अय्यासियों में, अपने बेटे की अय्यासियों में, इनको सजा मिलना जरूरी है। ये जनता के पैसे थे और ये पैसे रिकवर होने भी ज़रूरी हैं, जो कि शायद ना हो पाएँ। लेकिन अगर इसको जेल भी होती है तो हम जैसे नागरिकों को, हम जैसे आम लोगों को बहुत खुशी होगी। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें कर सकते हैं विजय माल्या के बारे में, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं। फिलहाल विराम देता हूं अपने शब्दों को, और इस भगोड़े, इस महाठग की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ बहुत सारी बातें छूट गई होंगी, माफ़ करना उसके लिए, लेकिन प्रयास करता हूं कि आपका मनोरंजन करूं, प्रयास करता रहूंगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।